नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयस शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेयस सर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग बेसिकली सीटेट को बेस करके हिंदी के पाठ्यक्रम पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें सीटेट एग्ज़ाम नहीं देना या सीटेट जैसे किसी पेपर को नहीं देना, तो एक चीज़ तो पहले आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ सीटेट को बेस करके है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई भी जो सब्जेक्ट होता है तो उसका एक प्रॉपर कीवर्ड्स होते हैं, एक मॉनिटरिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो चाहे फिर आपका टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो आपका लेखपाल हो या कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें आपका हिंदी पूछा जा रहा है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम सीटेट वाले नहीं हैं तो हम इस वीडियो को क्यों देखें, है ना। तो दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कोई ऐसा ना सोचे कि हमें सीटेट नहीं देना तो हमें इस वीडियो से क्या लेना देना है। जो हिंदी विषय है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कितना कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, किन किन स्टेप्स में हम उनको पढ़ सकते हैं, आज हम लोग बेसिकली उस पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चूँकि नियरेस्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है सीटेट का, तो उसमें देखिए उसके सिलेबस में 30 मार्क्स का या कह सकते हैं 30 क्वेश्चन आपके जो हैं वो हिंदी के आते हैं। उस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी होता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है वो सब्जेक्टिव होता है ना। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पूछी जाती हैं, कौन कौन से पोर्शन होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, स्टूडेंट्स रस, छंद, अलंकार, संधि, समास पढ़ के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई वहाँ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आया है। बाकी पूरा पेपर उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे आउट ऑफ सिलेबस है या ऐसा आ गया है जो कि हमने पढ़ा नहीं है ना। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो हम आशा करते हैं कि आपको आज के बाद कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, अगर इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आपको हिंदी से ऐसा महसूस हो कि यार पेपर कहाँ से आ गया या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो हम लोग चलते हैं अपनी बात से। तो देखिए, हिंदी चूँकि क्या है, एक प्रकार की भाषा है, एक भाषा है हिंदी, संचार का एक माध्यम है ना। तो बात जब ऐसे पेपर की हो जिसमें पेडागॉजी पूछी जा रही हो तो सब्जेक्ट जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही सब्जेक्ट का कंसेप्ट महत्वपूर्ण होता है और लगभग हर पेपर में हिंदी के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 आते हैं, है ना। किसी कवि ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा उन्नति मिटे न ही को सूल। तो उसी को फोकस करके, चूंकि भारत में हम लोग हिंदी को किस दर्जे में रखते हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उससे वाकिफ हैं। तो हम लोग उसको फोकस करके आज देखते हैं, पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी। सबसे पहले तो देखिए, जो भाषा होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लिख लेते हैं सीटेट 2020। इसको बेस करके आज हम लोग इस वीडियो पे आगे बात करेंगे। तो जो आपकी भाषा होती है वो क्या होती है, तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम, विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे ही हम कहते हैं क्या, भाषा। देखिए, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। अगर ऐसी कोई डिफिनेशन लिख के आ जाए और 4 विकल्प आ जाए वहाँ पे, भाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको हम किसकी डिफिनेशन में टिक करें। तो देखिए, होता क्या है कि आपने एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रभाषा की परिभाषा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बोली की परिभाषा नहीं है, ये बोली की भी परिभाषा है, लेकिन जहाँ चारों विकल्प सिमिलर बने होते हैं वहाँ पे हमें उपयुक्त का चयन करना होता है। तो अगर उपयुक्त चयन की हम बात करेंगे तो ये आदर्श परिभाषा बनती है किसकी, भाषा की, है ना। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा प्रमुख रूप से कितनी होती हैं, तो हम कह सकते हैं भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में आप सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा में, तो भाई ऐसी भाषा वह संचार माध्यम जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। जिसमें बोल कर करते हैं, मौखिक
भाषा कहलाती है। कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है, संचार का वह माध्यम जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से ना करके मौखिक रूप से किया जाता है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। एक एक लैंग्वेज को, एक एक चीज को आपको तोड़ के पढ़ना होगा, खास करके ऐसे एग्जाम में जहां पे साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, पेडागोजी पूछी जा रही हो, लाइक सीटेट और टेट, है ना। तो यहाँ पे हमने एक चीज जाना, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं भाषा। भाषा में हमने जाना दो प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब लिखित भाषा की एक भाषा पे हम एक खंड पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है क्या? हिंदी, है ना। अब जब बात यहां से हिंदी की आती है तो सिर्फ हिंदी से अस्तित्व हिंदी का शुरू नहीं होता है। जैसे शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको उनके माता पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़नी होती है। इसी प्रकार अगर हम हिंदी को सिर्फ हिंदी की तरफ पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तो वो अधूरा होगा। हो सकता है एक आधा ऑब्जेक्टिव हिंदी साहित्य से ऐसा बन जाए जो आपको परेशान कर दे, है ना। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी की जो मूल भाषा है, जो जननी भाषा है, वो क्या है? तो वो संस्कृत है ना। संस्कृत आगे चल के दो रूपों में विकसित हुई। देवो भाषा जो संस्कृत थी आगे चल के दो रूपों में विकसित हुई। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस डिफाइन करना नहीं है, 5 मिनट का खेल है, हम आपको बता देंगे और वो आपको सरकारी रिजल्ट और बाकी सारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। हम थोड़े थोड़े ऐसे उन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते चलेंगे जो आपसे अछूते हैं, या कह सकते हैं कि आप जिस लेवल की किताबें पढ़ते हैं हो सकता है वहां पे वो चीजें डिफाइन ना की गई हों, है ना। तो देखिए, जो भाषा होती है, कोई भी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अपभ्रंश हो, चाहे वो पाली हो, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, समाज में या उसके विकास क्रम में उसके दो रूप प्रचलित होते हैं। एक तो वह रूप जो पढ़े लिखे रूप में विकसित होता है, अर्थात जो नियम कानूनों के साथ पालन करके भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। और एक भाषा होती है जिसे आप कह सकते हैं अशुद्ध भाषा, और ये होती है सामान्य बोलचाल की भाषा, है ना। आप थोड़ा सा रूरल सेक्टर में जाएंगे तो आपको इसी हिंदी के बिगड़े स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो संस्कृत थी, इसके भी क्या हो गए? दो रूप हो गए। एक रूप हुआ वैदिक और दूसरा रूप हुआ लौकिक, ठीक है, जिसकी झलक वेद में दिखी। अर्थात जो साहित्यिक मूल संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत थी, और जो लोक में प्रचलित थी अर्थात बोलचाल की भाषा में आई, वो क्या बन गई? लौकिक संस्कृत बन गई, है ना। अर्थात लोक द्वारा जो आम जनता थी, इसने जो प्रचलन में प्रयोग किया वो लौकिक संस्कृत थी। कालांतर में इसी से आगे जन्म होता है किसका? पाली का। पाली से फिर बनती है प्राकृत, प्राकृत से बनती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक रूप आया सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई किसकी? हिंदी की, है ना। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, एक हम लोगों ने लाइट वे पे देख लिया कि आपका जो हिंदी है वो डायरेक्ट हिंदी नहीं बना, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या उसमें रिसर्च हुए, क्या क्या चीज़ें आई, कितने स्टेप में वो हिंदी बनी। तो सबसे पहले संस्कृत थी, ये दो रूपों में विकसित हुई, वैदिक और लौकिक, उससे बनी पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, फिर सौरसेनी और हिंदी। तो इस प्रकार से जो बनी वो हमारी हिंदी भाषा बनी, है ना। अब बात करते हैं कि जब कोई भाषा बनती है तो उसमें किन किन चीज़ों को प्रमुखता दी जाती है जिससे उस संतुलित भाषा का निर्माण हो जाए, जिनके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान, अपने साहित्य का संकलन और अपने सामाजिक दर्शन को लिखित रूप में संजोया जा सके, है ना दोस्तों। तो इसमें आगे चलेंगे हम हिंदी में, तो हिंदी में आपको मिलती है क्या? वर्णमाला, क्योंकि बिना इस वर्णमाला के तो कोई भी भाषा क्या है? वो अधूरी है। हम उसके सृजन की ओर तभी जाएंगे जब हमें उसका क्या मालूम होगा? वर्णमाला मालूम होगा। पहले आपने ABCD सीखी होगी, फिर बैट कैट रैट सीखा होगा, फिर दिस इज अ टेबल सीखा होगा, देन आफ्टर कंटिन्यू आप सीखते सीखते चले गए, है ना। तो किसी भी भाषा के मूल को सीखने का जो कड़ी होता है वो क्या होता है? आपका वर्णमाला, है ना। तो देखिए, हिंदी में हम सबसे पहले जो आपको चीजें देखनी है, वर्णमाला देखनी है ना।
अब वर्णमाला में देखिए क्या होता है कि वर्णमाला में भी दो प्रकार वर्णों के हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। उन स्वर और व्यंजनों के भी प्रकार बनते हैं। देखिए थोड़ा सा एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता आपका स्वर और इधर आ जाता आपका व्यंजन। अब व्यंजन के भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक बोली के आधार पर और एक जो व्यंजन के प्रकार हैं वो, और एक बोलने के स्थान के आधार पर। इसी प्रकार स्वर में भी दो प्रकार हो जाते हैं, है ना। कौन कौन से? तो एक हो जाता आपका मूल स्वर, एक हो जाता है संधि स्वर। फिर संधि स्वर के भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं, है ना, एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। तो सबसे पहला जो आपका स्टेंजा है वो आपको क्या पढ़ना होगा? वर्णमाला। अब यहां से आप कह सकते हैं चैप्टर वाइज आप नंबर 1 डाल सकते हैं, वर्णमाला, है ना। इसके पहले जो हमने आपको बताया हिंदी के बैकग्राउंड को, तो हिंदी भाषा साहित्य सामान्य परिचय, उसे आप संदर्भ में डाल सकते हैं कि इस संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और उस संदर्भ में जब आगे पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहला जो चैप्टर मिलना है वो क्या मिलना है? वर्णमाला। वर्णमाला से कम 2 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये क्वांटिटी घट बढ़ जाएगी, है ना। किसी में 50 नंबर की हिंदी पूछी जा रही तो हो सकता है वर्णमाला से ही 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, है ना। इसको घटा बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहला जो हमको चैप्टर मिलता है वो क्या मिलता है? वर्णमाला। वर्णमाला से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि एक स्वर से एक व्यंजन से पूछा जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है दोनों स्वर से आ जाएं या दोनों व्यंजन से ही आ जाएं। अब जब हम वर्ण पढ़ लेते हैं तो वर्णों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? तो वर्णों को मिलाने से बनता है क्या? शब्द। क्या बनता है? शब्द, है ना। अब यहां पे एक चीज देखिए बहुत अच्छी है, एक सार्थक क्रम होता है और एक व्यवस्थित क्रम होता है। वर्णों को रखने के, वर्णों को सजाने के 2 क्रम बताए गए हैं, एक तो सार्थक क्रम है और एक है आपका सुव्यवस्थित क्रम, है ना। अब ये सार्थक क्रम, सुव्यवस्थित क्रम क्या है? तो इनमें डिफरेंस बेसिकली ये है कि कभी इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन के आ जाए, चूंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तत्सम की परिभाषा पूछ ले रहा है, तद्भव की परिभाषा पूछ ले रहा है, निपात की परिभाषा पूछ ले रहा है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, जबकि वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? तो वो आपका शब्द कहलाता है ना। यदि हम वर्णमाला को, वर्ण को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है, और यदि सार्थक क्रम में लिख दें तो वो क्या बन जाती है? शब्द बन जाता है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जान लीजिए, कभी डिफिनेशन बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दूसरा जो मेजर चैप्टर आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपका? यहाँ पे शब्द। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो क्या है आपका? शब्द, है ना। शब्द से भी कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि शब्द में अभी लेटेस्ट ही आपने देखा होगा हमारे चैनल पे काफी सारे पार्ट में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई थिंक 7 या 8 पार्ट हैं इसके, चैनल पे अपलोड है सारे, तो आप चाहें तो रिवीजन नोट्स के लिए उसको देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तत्सम तद्भव से लेके संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और जितना हिंदी का जो मेजर पोर्शन वाला पार्ट है आप कह सकते हैं वो शब्द के अंतर्गत पूरा आ जाता है ना। तो आप इसको यहाँ से 2 भी कर सकते हो, या यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन भी आपका इससे पूछा जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी होती है, चूंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है ना। अब जब आप शब्द को मिलाते हो तो शब्द को जब आप मिला के रखोगे, अब किस क्रम में रखोगे? तो व्यवस्थित क्रम में शब्द नहीं रखे जाएंगे, सार्थक क्रम में रखे जाएंगे, है ना। व्यवस्थित क्रम में शब्द कहाँ रखे जाते हैं? कोई बता सकता है? तो शब्दकोश में रखे जाते हैं, है ना। ऐसी पुस्तक जिसमें शब्दों को व्यवस्थित क्रम में या वर्ण क्रम में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कभी, तो वर्ण क्रम और व्यवस्थित क्रम में जहां शब्द रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे शब्दकोश कहते हैं। जबकि यदि यही शब्द किसी सार्थक क्रम में सजा दिए जाएं तो यही शब्द आपके क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं कथन, है ना। इसी को हम कह लेते हैं कि ये क्या बन गया? कथन बन गया। तो अगला जो आपको मेजर चैप्टर यहां से मिलेगा वो आपको मिल जाता है क्या? वाक्य, है ना। अभी देखिए हम एट अ ग्लांस आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको इनके अंदर बताएंगे कि इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, है ना। अभी हम सिर्फ व्यू लेते चल रहे हैं।
तो इससे क्या बना, वाक्य। और जब कई सारे सार्थक वाक्य मिल जाते हैं, कई सारे सार्थक वाक्य मिल जाते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, या तो गद्यांश का निर्माण करेंगे, और यदि वो काव्यगत रूप में है तो किसका निर्माण करेंगे, तो ये पद्यांश का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्रम हो गया, भाषा क्रम, भाषा सजाने के क्रम में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वहाँ से वर्णमाला, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से वाक्य कथन बनेगा, और उससे बनते हैं गद्यांश या पद्यांश। इसी को आप सिलेबस में जब आप देखते हैं तो लिखा रहता है अपठित गद्यांश, और इसमें 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉलिड होते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक प्रश्न यदि आपने अच्छा अभ्यास नहीं किया तो कंफर्म गलत भी होता है, और वो प्रश्न ये होता है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। और वो ऐसा लिखा होता है गद्यांश कि आपको लगता है कि गांधी जी का संघर्ष भी है, गांधी जी की भाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, और राजभाषा उन्नति भी है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी है तो आपको फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या आपने जिसने हमारी हिंदी की क्लास अटेंड करी होगी, इस पे हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो उसने जो किया है तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि बाकियों की अपेक्षा आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, है ना। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आपका एक बहुत बड़ा भाग होता है ना। तो ये भी एक चैप्टर के रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश, है ना। ये तो बात हो गई भाषा के बेसिक स्ट्रक्चर की। एक हमने बिल्कुल सामान्य रूप देख लिया भाषा का, वर्णमाला, शब्द, वाक्य और अपठित गद्यांश। अगर इतना सूक्ष्म परिचय होता तो शायद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जरा देखिए, सबसे पहले वर्णमाला चैप्टर में आपको 2 चीजें देखनी है ना। स्वर में अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, प्लुत स्वर। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज ये ध्यान रख सकते हैं, व्यंजन में जो बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, तो इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है ताड़न जात व्यंजन। अगर आपने शब्द का वीडियो देखा है हमारे चैनल पे, तो हमें नहीं लगता आपको इन सब में कोई दिक्कत होगी, है ना। ताड़न जात व्यंजन क्या होता है, ये क्या होता है, वो नुक्ता चिन्ह क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो ये कुछ विशेष जो मोस्ट हाईलाइटेड जो हमें लगता है अभी एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब महत्वपूर्ण हो सकता है। शब्द में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी, तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, है ना। इसी प्रकार अभिधावाचक हो गया, लाक्षणिक हो गया। इसी में आपका आगे कंटिन्यू करेंगे तो आ जाता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना। फिर इसके और आगे चलते हैं तो यहाँ से अव्यय स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए कितना एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपके एक चैप्टर केवल शब्द में ही खत्म है। अगर आप बुक में देखेंगे तो उन्होंने सेपरेट इनको अलग अलग चैप्टर बना रखा है ना। संज्ञा का आपको अलग मिल जाएगा, सर्वनाम का अलग मिल जाएगा, है ना। तो ये टोटल आपका शब्द के अंतर्गत ही आ जाता है। एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपको यहाँ से इसके अंतर्गत पढ़ना है। वर्णमाला तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन कन्फर्म होता है ना। अब अगर वाक्य की बात करें तो देखो यहाँ भी 2 प्रकार के वाक्य हो जाते हैं। एक तो रचना के आधार पर कह सकते हो आप, और दूसरा हो जाता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार पढ़ने हैं आपको वाक्य के, और रचना या बनावट के आधार पे कितने वाक्य होते हैं, 3 प्रकार। वही सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। तो ये पार्ट आपको पढ़ना होगा सेंटेंस में, है ना, वाक्य में। अब अपठित गद्यांश पद्यांश में बताने जैसा कुछ भी नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस करिए, खास करके शीर्षक वाले पे। बाकी क्वेश्चन इजिली आप कर लेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है आपका ग्रामर पोर्शन से, है ना। उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए हम लोग समझेंगे क्या क्या चीज़ें आपसे
पूछी जाती है ना। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कशन किया, और अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आपका हिंदी का पार्ट 2 है। मतलब 50-50% का हम रेशियो लेके चलते हैं कि 50% भाग जो पेपर का है वो यहाँ से आता है, बाकी का यहाँ से आता है। इसी शब्द में एक चीज़ और मिस ना कर दीजिएगा, लिंग, वचन, काल, कारक, ये आपके यहीं आ जाते हैं, है ना। तो ये मिस ना करिएगा। और यहाँ से भी प्रश्न एक कंफर्म आता है, लिंग से तो क्वेश्चन सीटेट में 300% आना है। खास करके वह शब्द देख लीजिएगा जो नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग में लगते हैं, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग में लगते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये शब्द? जैसे एक चिड़िया का आपने नाम सुना होगा, मैना। क्या नाम सुना होगा? मैना, है ना। एक पक्षी का आपने नाम सुना होगा, तोता। ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपने एक सुना होगा, उल्लू, है ना। और एक दो उदाहरण देख सकते हैं, है ना। तो जब भी ऐसे जो शब्द होते हैं ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे जो मैना है ये नित्य स्त्रीलिंग है। अगर आपको इसका पुल्लिंग बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा मैना नर और मैना मादा। इसी प्रकार तोता नर और तोता मादा। अब चूंकि तोता क्या है, ये नित्य पुल्लिंग है, ये नित्य पुल्लिंग है। आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो तोता मादा लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार उल्लू, उल्लू क्या है, ये नित्य पुल्लिंग शब्द है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको पूछ लेगा निम्न में से पुल्लिंग का चयन करें, और 3 ऑप्शन बना देगा नित्य पुल्लिंग के और 1 ऑप्शन बना देता है क्लियर पुल्लिंग का। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको तो उसमें सभी क्या लगते हैं, आपको सभी के सभी लगते हैं कि यार ये तो सभी पुल्लिंग है, लेकिन जब आपसे कहा गया उपयुक्त विकल्प का चयन करें तो फिर वहां पे आप नित्य पुल्लिंग नहीं चयन करेंगे, वो पुल्लिंग चयन करेंगे जो सॉलिड है। जैसे कौवा, कैसा है, ये नित्य पुल्लिंग है, शुद्ध पुल्लिंग नहीं है। इसी प्रकार उल्लू कैसा है, ये नित्य पुल्लिंग है, शुद्ध पुल्लिंग नहीं है, है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कुत्ता, ये कैसा पुल्लिंग है, ये शुद्ध पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है कुतिया, है ना। तो ये जो शब्द है, अब आप कहेंगे ये तो यार तीनों ही हमको पुल्लिंग दिखाई पड़ रहा है, हम कैसे चयन करें उपयुक्त विकल्प का। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, उन पे आज हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ आए, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़नी होंगी। इसी प्रकार वचन में पढ़ लीजिएगा बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। काल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, काल में खास करके हेतु हेतु मत भूत और हेतु हेतु मत भविष्य देख लीजिएगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि प्रश्न यहां से आएगा, है ना। अब उसके बाद वाक्य हमने आपको बता दिया, अपठित गद्यांश बता दिया। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं पार्ट 2 में, है ना। जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट 2 हो जाता है ना। पार्ट 2 में देखिए, अगर बेसिकली हम लोग चैप्टर देखें चैप्टर वाइज, तो रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, विविध, और आपको जानकर ताजुब होगा यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि इतनी छोटे छोटे क्लॉज होते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हम उनको चैप्टर वाइज डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। देखिए रस की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रस बेसिकली 9 है, वैसे 11 है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है रस की कॉन्सेप्ट थ्योरी में से, एक तो रस के अंग में से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। हम आपको वो व्यू दे रहे हैं, वो आइडिया दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। अब जब जैसे ही हम चैप्टर का नाम लेते हैं, जैसे उसके अंदर जाते हैं, अगर आपने एक्चुअल में स्टडी करी है तो जो पार्ट आपने पढ़ रखा होगा आपको तुरंत रिकॉल हो जा रहा है कि अच्छा हाँ इसमें तो ये पढ़ना होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब इन टॉपिक पर आपको डिस्कशन करना है। और डिस्कशन क्या करना है, अगर आप एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, एक रिवीजन आपको लेना होगा, है ना। और अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तब भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है वार्डर वगैरह के एग्जाम के लिए, UPSSC के लेखपाल वैकेंसी जैसा चर्चा में है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो रस के अंग में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा, इसके प्रणेता से क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
शांत रस के, भक्ति रस के, वात्सल्य रस के। तो एक यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा यहाँ से पूछ लिया जाता है स्थायी भाव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, खास करके उन रसों के जिनके थोड़ा सा अल्टर है, जैसे विभत्स हो गया, है ना, इसी प्रकार आपका क्रोध का हो गया, वीर का हो गया, तो जो थोड़ा सा अल्टर है, अद्भुत का हो गया, तो इनके आपके स्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं, है ना। रस में सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है, जितना अच्छा आपको अध्ययन करना है, कुछ रस बता दे रहे हैं, उन पे करिए। एक तो श्रृंगार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसको कहा जाता है क्या, रस राज, है ना। और रसराज क्यों कहा गया है? क्योंकि एक कथन है इसके लिए यमक अलंकार में कि जिसके जीवन में श्रृंगार नहीं उसके जीवन में श्रृंगार नहीं। अगर आपके जीवन में श्रृंगार नहीं है तो श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है ना। आप सजते संवरते हो, किस लिए सजते संवरते हो? नायक अपनी नायिका के लिए, नायिका अपनी नायक के लिए, है ना। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई तत्व नहीं है तो फिर आपके जीवन में श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है ना। तो दूसरा जो यहाँ से एक महत्वपूर्ण रस आता है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपका हो गया आपका विभत्स, है ना। तीसरा जो यहाँ से पूछ लिया जाता है मोस्ट प्रोबेबल में वात्सल्य, फिर उसके बाद आ जाता है वीर। अब 5वें नंबर पे आप रख सकते हैं हास्य को। अब उसके बाद फिर सभी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप सो ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब इनको मोस्ट प्रोबेबल पढ़ लीजिए, बाकी तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, है ना। श्रृंगार रस में नायक नायिका का वर्णन होगा, विभत्स में ऐसा वर्णन जिससे आपको घृणा उत्पन्न हो, वीर में ऐसा, वात्सल्य में छोटे बच्चे का वर्णन होगा, दम कह दतिया दुति दामिनी जो किल कह कलवाल विनोद करे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी है, ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना। और वीर में आपको क्या मिलेगा? तो मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, ऐसी बातें जो आपको मोटिवेशन देती हो। और हास्य में ऐसी बातें जो आपको हंसाती हो, है ना। करिया नेता पहन के पियरी हंस के बोले ऐसे, तनी देख पपुआ की अम्मा हम लागत है कैसे, पत्नी बोली मुस्का के तब तुम लागत हो वैसे, सरसों के खेतवा में भैंसा जाए घुसा हो जैसे, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको हास्य रस में देखने को मिलती हैं। एक इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा जा रहा है, शीश पर गंगा हंसे कंठ पर भुजंगा हंसे, हास ही कदंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये जो वर्णन है ये कहाँ का है? शंकर जी की बारात का है। तो ये भी कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो ये रस में आपको इतनी कुछ जो बेसिक हाइलाइटर्स हैं वो हमने आपको बता दिए। अगला पार्ट आता है आपका किसका? छंद का, है ना। छंद में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य शास्त्र में छंद की रचना कितने आधारों पर की जा सकती है। आप पूरी बुक छान मारिएगा, आपको ये इसका अगर आंसर मिल जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, लेकिन हमारे वीडियो से सुन के नहीं। तो छंद की जो रचना होती है वो 3 आधारों पर की जाती है ना। तो कौन से 3 आधार होते हैं? तो बेसिकली वो 2 आधार होते हैं, लेकिन चूंकि काव्य शास्त्रों के द्वारा 3 माने गए इसलिए आपको 3 मानना है ना। तो एक वर्ण का आधार होता है, एक मात्रा का आधार होता है और एक भाव का आधार होता है। कौन कौन सा? वर्ण, मात्रा और भाव, जिसमें वर्ण और मात्रा मतलब मेन है और भाव का आधार काव्य शास्त्रों के द्वारा माना हुआ आधार है ना। तो देखिए जो वर्ण के आधार पर छंद लिखे जाते हैं उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। प्रमुख रूप से 10 आपको पढ़ लेना चाहिए, इतने में अच्छे लेवल के एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे इंद्रवजा हो गया, उपेंद्र वजा हो गया, वसंत तिलका हो गया, मत्तगेंद हो गया, है ना, शिखंडी हो गया। तो ऐसे कुछ आप पढ़ लेते हो तो आपका लगभग इस लेवल के एग्जाम आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो मात्राओं के आधार पर जो छंद गढ़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद में मेन चीज आपको क्या पढ़नी है, क्योंकि मात्रिक के भी 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्ध सम मात्रिक, सम मात्रिक और विषम मात्रिक, और फिर इनके प्रकार बनते हैं। तो यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन निकल आते हैं, खास करके सम मात्रिक के उदाहरण में से, है ना। आपको एक चौपाई लिख दी जाएगी या आपको एक दोहा लिख दिया जाएगा या कोई दूसरा छंद लिख दिया जाएगा। बरवय बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना। बरवय में 12 और 7 मात्रा पे यति होती है ना। प्रेम प्रीत का बिरवा चले लगाए, सींचन की सुधली जो मुरझी न जाए, ये बरवय है ना। तो बरवय से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये आपका अर्धसम मात्रिक का उदाहरण है ना। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मात्रिक से अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अब बात आती है जो तीसरा प्रकार है, तो भाव के आधार पे जो छंद लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्तक छंद, है ना।
कई बार इनके लिए ऐसा भी लिखा जाता है कि वह छंद जो छंद पद्धति या काव्य शास्त्र के नियमों से बंधे नहीं होते, जिनमें भावानुकूल यति, गति, तुक, विराम, गढ़ आदि होते हैं, जिनमें भाव की प्रधानता होती है, वह छंद जो भाव के आधार पर रचे गए होते हैं, उन्हें कहते हैं मुक्तक छंद, है ना। इसके उदाहरण देखने हो तो वर्तमान समय में बॉलीवुड में जितने गाने आ रहे हैं, आप कह सकते हैं लगभग वो जो उदाहरण होते हैं वो मुक्तक छंद का होते हैं, जो मुक्तक छंद के होते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इन जो गाने आ रहे हैं आपके, चाहे वो फिलहाल का हो या कोई भी हो, तो उनमें सभी में क्या भावानुकूल यति, गति, तुक, विराम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी छंद को बेस करके वो लिखे जाएं, है ना। पहले की यति कहीं आ रही है, दूसरे की कहीं आ रही है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है। तो वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक 3 प्रकार के छंद होते हैं। ये एक एट अ ग्लांस हमने आपको व्यू दिखाया, इसके अंदर कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको पढ़नी है। अलंकार की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से आपको 2 पढ़ने होंगे, शब्दा और अर्था। शब्दा में 5 टोटल 7 हैं, 5 आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार अर्था में अर्थालंकार तो बहुत सारे होते हैं, है ना। फिर उनके प्रकार होते हैं, उपखंड होते हैं, तो इस प्रकार से टोटल 108 के आसपास हो जाते हैं। ना तो उतने आप पढ़ सकते हैं, ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महत्वपूर्ण हैं सारे, है ना। तो अर्थालंकार में भी एटलीस्ट आपको कम से कम 6 से 7 पढ़ने होंगे, है ना। शब्दालंकार में जो अपने सामान्य आपने पढ़े होंगे, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, और इसके बाद आपका श्लेष हो गया, वीप्सा हो गया, है ना, और वक्रोक्ति हो गया। इस प्रकार से कुछ हैं जो आपके ये आपके शब्दालंकार में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अर्थालंकार में जाएंगे तो उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, और संदेहा हो गया, है ना, भ्रांतिमान हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। दृष्टांत हो गया, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, है ना। तो ये आपको एक व्यू दे रहे हैं, आपको एक डेप्थ पकड़ा रहे हैं कि आपको यहाँ तक जाके कॉन्सेप्ट स्टडी अपने टॉपिक पे करनी है। एक्चुअल में 90% स्टूडेंट को एक्चुअल में यही नहीं पता होता कि अलंकार पढ़ना है तो अलंकार में क्या कितना पढ़ना है। अब बुक उठाई, उसमें 8 पेज का नोट्स है, तो या तो हम उसको चार्ट डालें, और वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, ना ही उससे एग्जाम क्लियर होता है। बहुत साफ सुथरी बात बता रहे हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ है। जो बुक्स होती हैं वो आपका होती है क्रीम वाला मट्ठा, उसमें मथानी लगा के जो उस क्रीम को निकालना जानता है वही एग्जाम क्वालिफाई करता है ना। कब कहाँ पे उसका कैसा सदुपयोग करना है उस नॉलेज का, है ना। तो अलंकार से ये कुछ बेसिक पार्ट आपको पढ़ना है। संधि आपको पता है, स्वर व्यंजन विसर्ग 3 प्रकार की होती हैं, और तीनों को सही से पढ़ना है, लेकिन स्वर संधि को सबसे ज़्यादा ठीक से पढ़ना है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो होती है वो स्वर संधि की होती है। व्यंजन संधि के कुछ खास शब्द हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो तो हमें लगता है व्यंजन संधि का आपके क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। जैसे विपज्जाल हो गया, सज्जन हो गया, प्रफुल्लित हो गया, उल्लास हो गया, है ना। तो इस प्रकार के उदाहरण अगर आप पुराने पेपर के आप देख लेते हो तो हो सकता है आपका उसी से कल्याण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ऋण हो गया, यज्ञ हो गया, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका समास। समास की अगर हम बात करें तो समास आपको पता है 6 भेद होते हैं बेसिकली, फिर उनके उपखंड होते हैं, लेकिन उपखंड आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेन आपको 6 भेद पढ़ने। इन 6 भेदों में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है हम कुछ भी नहीं कहेंगे, चूंकि समास में ये देखा गया है कि पुनरावृत्ति नहीं होती सामान्यतः। पता नहीं किस समास का उदाहरण रख दिया जाएगा, लेकिन हम एक चीज कह सकते हैं कि चाहे वो वार्डर का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, अगर आपने प्रीवियस के ऐसे पेपर सॉल्व किए हैं जिसमें हिंदी आई है तो समास और संधि के क्वेश्चन इजी वे पे आपको नहीं फंसा पाएंगे, है ना। देखिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बदलते जल्दी से। आपने देखा होगा अलंकार का कि हम देख रहे हैं कि आपका वो रहीमन पानी राखिए कितने बार पूछा गया, आज भी पूछा जा रहा है। काली घटा का घमंड घटा आज भी पूछा जा रहा है ना। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, तो वो अभी भी पूछा जाए। तो जो आपके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फेर बदल नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो हर बार नई तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित हो उसे डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, विशेषण कहते हैं, है ना। कितनी अच्छी डिफिनेशन है, जबकि आप पढ़ पढ़ के रट डाले होगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे सी चीजें होती हैं जो हमें आगे पीछे कर देती हैं, है ना। कोई 2 नंबर आगे निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। अब बात आती है मिसलेनियस की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और इससे आज के हम टॉपिक को, इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विविध। इसमें देखिए सब कुछ आपको कीवर्ड्स बता देते हैं। सबसे पहले तो हिंदी में कुछ उपाधियां दी गई हैं, है ना, उपाधियां।
कैसी उपाधियां दी गई हैं? तो किसी को अपभ्रंश का जन्मदाता, किसी को अपभ्रंश का गुरु, किसी को हिंदी का पाणिनि, किसी को संस्कृत का पाणिनि, किसी को अपभ्रंश का पाणिनि, कामता प्रसाद गुरु, है ना। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, हिंदी में कई सारी उपाधियां दी गई हैं जो आपकी कई बार पूछ ली जाती हैं कि फला 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 किसे कहा जाता है। जैसे आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। दूसरा विविध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पुरस्कार व सम्मान, है ना। हिंदी में बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो लेखकों को, कवियों को दिए जाते हैं, जैसे व्यास सम्मान हो गया और ऐसे कई सारे हैं, है ना। ज्ञानपीठ कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को, इतने बार पूछा जा चुका है कि आपको खुद ही आइडिया है अगर आप एक्चुअल में एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव। तो पुरस्कार सम्मान से भी एक क्वेश्चन आपका लगभग रखा होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, ये कंफर्म नहीं होता है ना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है, मुहावरे और लोकोक्तियां। आजकल इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है ना। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, तो ये अंतर आपको बताना होता है और 4 उदाहरण लिखे होते हैं कि मुहावरा सामान्य अर्थ रखता है, लोकोक्ति विशिष्ट अर्थ रखते हैं, दोनों सामान्य अर्थ रखते हैं, दोनों विशिष्ट अर्थ रखते हैं, लोकोक्ति सामान्य अर्थ रखती है और मुहावरा विशिष्ट अर्थ रखता है। ऐसे 4 विकल्प बना दिए, तो अब आपको बताना होगा कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोकोक्ति होती है ये सामान्य अर्थ समाहित करती है, जबकि जो मुहावरा होता है ये आपका है विशिष्ट अर्थ समाहित करता है ना। तो इस प्रकार से मुहावरे, लोकोक्तियाँ और 2-4 अच्छे देख लीजिएगा। हालांकि ये सब चीज़ें आप नहीं भी पढ़ेंगे, अगर थोड़ा भी आप जनरल मैनर में घुले मिले हैं अपने सोशल में, तो आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। गई भैंस पानी में और अंधे की लकड़ी और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। नाच नावे आंगन टेढ़ा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है इससे, है ना। फिर उसके बाद आपका आता है नंबर 4, मुहावरे लोकोक्ति के बाद आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे, आप एक चीज़ आपने देखा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ से भी आपका एक या कह सकते हैं 2 क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तीसरा जो इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है, 5th नंबर, पत्र लेखन। पत्र लेखन पे बहुत जल्दी हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, कोई थ्योरी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और जितने पूछे जा सकते हैं वो, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, पूरा पत्र लेखन हम उस पर डिस्कस कर डालेंगे, है ना। तो अगला जो पार्ट आता है वो आपका किसका आता है, पत्र लेखन का। पत्र लेखन से भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्यतया, है ना। तो ये पार्ट हो गया आपका पत्र लेखन का, है ना। और कुछ और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, मिसलेनियस, कुछ अन्य चीज़ें जो आपकी छूट गई हों, है ना, उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब कौन सी अन्य चीज़ें जो छूट गई हों, तो इसमें आ जाता है शुद्ध वर्तनी, इसमें आ जाता है अनेकार्थक शब्द, है ना, इसमें आ जाता है पर्यायवाची शब्द, है ना, इसमें आ जाता है शब्द रचना, इसमें आ जाता है वर्ण विच्छेद, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य में हम रख लेते हैं और इस प्रकार से हम इसको पढ़ लेते हैं, है ना। अगर इस वे पे, या कह सकते हैं इन कीवर्ड्स को, इन चैप्टर्स को आपने ध्यान रख के इनके अनुसार बिंदुवार आपने अध्ययन किया है, तो पेपर में जाने के बाद कम से कम आपको ये तो नहीं फील होगा कि अरे हम कहाँ आ गए। अभी बेसिकली यही हो रहा है कि स्टूडेंट खूब पढ़ के जाता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस सेट देखता है तो उसको लगता है अरे हमने तो पढ़ा कुछ और था, इसमें क्या लिखा हुआ, क्या पूछ रहा है, हमें तो हवा नहीं लग रही, है ना। तो उसका कारण यही है, चूंकि हम बिल्कुल अभी क्या है ना कि बस कुछ चैप्टर, कुछ चीज़ें जो हमारे संज्ञान में आ गई, बस वो चीज़ें हम पढ़ते आए, है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऐसे जब आप पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। और आई होप आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अगर आप ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेंगे, कम से कम इस सेक्शन को तो क्वालिफाई कर लेंगे, हिंदी वाले सेक्शन को, है ना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो